हेलो गधास। अभी तक हमने पिछले पार्ट में जेंडर की बात की थी। अब बात करते हैं लिटरेसी की। अब जो लिटरेसी थी वो वेरीड थी, मतलब अलग अलग थी। कहीं पर ज़्यादा अक्लमंद लोग थे तो कहीं पर ज़्यादा अक्लमंद लोग थे। जैसे पोम्पी जो एक जगह है इटली में और एक वोल्केनिक इरप्शन में वो धंस गई थी, वहाँ की वॉल्स पे देखा जाए तो वहाँ एडवर्टीजमेंट्स लगे होते थे और वहाँ ग्राफिटी देखने को मिलती थी। ग्राफिटी मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पे बिना परमिशन के जो ड्राइंग्स या पिक्चर्स बनी होती हैं वो। ऐसे ही इजिप्ट में सैकड़ों पपायरी मिली हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें प्रोफेशनल स्क्राइब्स लिखते थे। पेपायरी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो पेपायरस पे लिखे जाते हैं। पेपायरस कुछ इस तरीके का होता है। तो किसी को पढ़ना लिखना आए या ना आए, पर कुछ लोगों के बीच लिटरेसी काफ़ी देखी जाती थी, जैसे सोल्जियर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेट्स मैनेजर्स, ये सब पढ़े लिखे होते थे जनरली। अब लिटरेसी के बाद आता है कल्चर। तो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत थी। कैसे पता चलता है? अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी। पहली, लोग अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। दूसरी चीज़, जो वो खाते थे वो भी अलग था। जिस तरीके से वो रहते थे, कैसे उनके घर थे, वो सब भी डिफरेंट था। इसके अलावा कुछ ट्राइबल होते थे, कुछ नॉन ट्राइबल, तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी थी। जो वो ड्रेसेस पहनते थे वो अलग होती थी, तो स्टाइल ऑफ ड्रेस भी डिफ़र करता था। और इसके अलावा सब अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते थे। जैसे नियर ईस्ट में अरेमिक लैंग्वेज बोली जाती है, इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर लैंग्वेज बोली जाती है, और स्पेन और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सेल्टिक बोली जाती है। कुछ कुछ कल्चर्स में तो सब ओरली होता था, एटलीस्ट तब तक जब तक उनके लिए एक स्क्रिप्ट ना आ गई हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो जो इनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज इत्यादि बहुत चीज़ें आती थीं। हार्बर्स मतलब वो पोर्ट्स जहाँ शिप्स को बांध कर रखा जाता है। फिर माइंस मतलब जहाँ से मिनरल्स ऑब्टेन करे जाते हैं। क्वेरीज मतलब स्टोन और सैंड ग्राउंड से एक्सकावेट करना, निकालना। फिर ब्रिकयार्ड्स जहाँ पर ईंट बनती है, और ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज जहाँ ऑलिव ऑयल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल का ट्रेड भी बहुत होता था और लोग इनको काफ़ी कंज्यूम भी करते थे। मतलब इन सामानों का खूब डिमांड था। और ये सब आता कहाँ से था? तो मेनली स्पेन, जो गैलिक सोसाइटी के प्रोविंसेस थे वो, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और थोड़ा सा इटली का पार्ट भी। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की। तो ये वाइन और ऑलिव ऑयल तो लिक्विड है, इनका ट्रेड कैसे होता होगा? इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा? तो ये इनमें ट्रांसपोर्ट होती थी। इन कंटेनर्स का नाम है एम्फोरे। अब इस फोटो को देखो, इसमें क्या है? इन्हीं बर्तनों के टुकड़े पड़े हैं। ये जगह है मोंटे टेस्टेक्यो, जो कि है रोम में। तो यहाँ कुछ 50 मिलियन बर्तनों के टुकड़े पड़े हैं। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इनके शेप से ये पता किया जा सकता है कि इनमें क्या होता होगा। ये बेसिकली लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए थी। और दूसरी चीज़, इनकी क्ले को एग्ज़ामिन करके और ऐसी क्ले कहाँ होती हैं ये सब दिमाग लगा के ये भी पता किया जा सकता था कि ये कहाँ बनते थे। ये जो कंटेनर्स हैं इनको कहाँ बनाया जाता था। जैसे स्पेनिश ऑयल भी देखें तो ये 140 से 160 तक पीक पे था। मतलब इन 20 सालों में इसकी खूब डिमांड थी। इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे? इसको ट्रांसपोर्ट करते थे इन बर्तनों में। इन बर्तनों को कहते थे ड्रेसल 20। और इसकी डिमांड क्यों इतनी बड़ी? इन 20 सालों में ये पीक पर क्यों था? अगर तुम्हें बाल हाईलाइट करवाने हो और तुम चाहते हो कि सस्ते में हो जाएं,
तो पेड़ के नीचे सस्ते के चक्कर में करवाओगे तो इस तरह के हो जाएंगे। तो तुम क्या चाह रहे हो कि पैसे कम लगे और क्वालिटी से हाईलाइट हो। तो वैसे ही क्योंकि ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी थी और दाम भी कम थे, तो इसीलिए इसकी खूब डिमांड थी। इसी स्पेनिश ऑलिव ऑयल के लिए अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, कंपटीशन बढ़ गया। बड़े बड़े ज़मींदार भी स्पेनिश ऑयल बेचने लगे। पहले तो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स थे, फिर थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स आ गए, और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ सेंचुरी में एजियन, सदर्न एशिया माइनर, सीरिया और पैलेस्टाइन आ गए। तो कंपटीशन और बढ़ रहा था। और जो इंडिविजुअल रीजन्स थे छोटे छोटे, वो कभी काफ़ी प्रॉस्पर कर रहे थे, कभी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों? उनका ये मुनाफा और घाटा डिपेंड करता था 3 चीज़ों पे। एक तो वो किस तरीके से अपना प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दूसरा वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, और तीसरा उनके गुड्स की क्वालिटी कैसी है। वार्निंग, लेम जोक टू अराइव। अब अगर किताब खोलने का कष्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ वेल्दीएस्ट रीजन्स के नाम बताए हैं। तो इन्हें याद करने के लिए मेरे पास एक जोक है, पर वो जोक अल्टीमेट लेम है। तो इसीलिए कमेंट्स में बताना कि वो जोक मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं। और होमवर्क क्वेश्चन है कि ओवन शेप्ड हट्स को क्या कहते थे।